Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. तो today we are going to see chronic renal failure. इससे पहले वाली वीडियो में हमने acute renal failure डिस्कस कर लिया था. Chronic renal failure भी उसी की तरह होता है बट acute से सीवियर होता है. क्यों? क्योंकि इसमें वर्ड लगा हुआ है chronic. So chronic means होता है severe condition. Renal means होता है kidney. Failure means होता है when kidney is unable to do its normal function. तो चलिए देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है और कैसे हम उसे सॉल्व कर सकते हैं. सो बिफोर वी स्टार्ट वी शुड नो द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द किडनी. सो किडनी एक तरह का कह सकते हैं कि बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है. नंबर्स में हमारे पास 2 होती हैं. किडनी को अगर हम कट करते हैं तो उसके अंदर आपको बहुत सारे एज पोर्शन में आप देखो, ये जितना भी ब्राउन पोर्शन आपको किनारे का पोर्शन दिख रहा है, इस पोर्शन में आपको बहुत सारे नेफ्रॉन्स देखने को मिलेंगे. नेफ्रॉन्स हमारे किडनी के फंक्शनल यूनिट होते हैं जो कि फिल्टर करने का काम करते हैं. ब्लड को फिल्टर करके जो अननेसेसरी चीजें हैं ब्लड की, वो यूरिन बना करके बाहर निकाल देते हैं. तो नेफ्रॉन किस तरह का होता है, आप यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को देख रहे होगे. ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा क्रीम कलर का. दिस इज कॉल्ड नेफ्रॉन. इसके साथ साथ यहाँ पूरे एज एरिया में सारे नेफ्रॉन सिचुएटेड होते हैं. उसके बाद अगर आप देखोगे तो पिरामिड शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा. ये पिरामिड शेप्ड स्ट्रक्चर जो है नेफ्रॉन्स को इनके अंदर नेफ्रॉन्स की टेल होती है. नेफ्रॉन्स का ज्यादा से ज्यादा पार्ट जो होता है वो आपका इस पोर्शन में होता है. इस पोर्शन को कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक. और थोड़ा पोर्शन नेफ्रॉन का इस पिरामिड शेप स्ट्रक्चर में होता है जिसको हम रीनल पिरामिड बोलते हैं. इसके बाद हमारा एक ब्रॉड स्ट्रक्चर आ जाता है जिसको हमने रीनल पेल्विस बोल दिया. ये ब्रॉड स्ट्रक्चर जितना भी यूरिन फिल्टर हो जाता है नेफ्रॉन कर देता है. ये उस यूरिन को डायरेक्टली रिसीव करता है और एक ओपनिंग के थ्रू नीचे यूरेथ्रा में भेज देता है. यहाँ पे आप देख रहे हो ये ब्रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर जो है वो आपका रीनल पेल्विस है. रीनल पेल्विस से यूरिन पास आउट होता है आपके यूरेटर्स में. ये जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दीज बोथ आर यूरेटर्स, और ये यूरेटर्स डायरेक्टली अटैच होते हैं आपके यूरिनरी ब्लैडर में. यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है कि अंदर से ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है और अंदर से एम्प्टी रहता है, खाली रहता है. रिसीव करता है यूरिन. जब ये फुल हो जाता है तो ये एक स्मॉल छोटे से ओपनिंग से उस यूरिन को बाहर निकाल देता है. इस ओपनिंग को हम बोलते हैं यूरेथ्रा. तो ये था हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. साथ ही साथ एक बार नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, जूम करके यहाँ पे दिखाया हुआ है कि नेफ्रॉन जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है. नेफ्रॉन्स के पास जो सबसे पहला पार्ट होता है जिसके अंदर सबसे पहले ब्लड सप्लाई एंटर करती है वो है हमारा ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस फर्स्ट पार्ट होता है, सबसे पहले फिल्ट्रेशन का काम करता है. क्यों? क्योंकि सबसे पहले ब्लड सप्लाई इसी के अंदर आ रही है. ग्लोमेरुलस फिर बाद में फिल्टर करता है, आगे अदर पार्ट्स में भेजता है, और एट लास्ट क्या होता है, जब यूरिन कंप्लीट हो जाता है फॉर्मेशन, तो ये बाद में क्या होता है, बाहर निकल जाता है और पेल्विक एरिया में आ जाता है. इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. तो मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि क्रोनिक रीनल फेलियर का मेन मीनिंग क्या है. सो इट इज, वी कैन से दैट इट इज अ एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेसिव किडनी डैमेज. तो एंड रिजल्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि एक ये सीवियर कंडीशन है. You can say that it is an end result of the continuous cellular damage of the kidneys. जब किडनी के सेल्स कंटिन्यूस डैमेज होते रहते हैं तो उनका एक एंड रिजल्ट आता है, और वो एंड रिजल्ट क्या है, क्रोनिक रीनल फेलियर. यानी कि रीनल कंप्लीटली फेल हो जाती हैं और डेथ होने के पूरे चांसेस होते हैं. इट इज अ टाइप ऑफ द रीनल फेलियर. तो मेन जो क्रोनिक और एक्यूट रीनल फेलियर है वो अंडर किसके आते हैं, रीनल फेलियर डिजीज के अंडर में आते हैं. किस तरह की डिजीज है, इट इज अ फेटल डिजीज यानी कि डेडली डिजीज है. क्रोनिक कंडीशन है तो ऑब्वियसली ये डेडली डिजीज होगी, डेथ होने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे. मेनली ये रिजल्ट किसका है, ये रिजल्ट है कंटिन्यूस एक्यूट रीनल फेलियर का. अगर एक्यूट रीनल फेलियर किसी को हुआ, बाकी और भी कॉजेज हैं लेकिन मेन कॉजेज ये है कि अगर किसी को एक्यूट रीनल फेलियर हुआ और वो अच्छे से ट्रीट नहीं हो पाया तो इट विल कन्वर्ट इनटू द क्रोनिक रीनल फेलियर. सो वंस रेपिटेटेड एक्यूट रीनल फेलियर अकर्स, या बार बार एक्यूट रीनल फेलियर होने की वजह से क्या होगा कि आपको क्रोनिक रीनल फेलियर
हो जाएगा। बाद में या तो आप किडनी ट्रांसप्लांट कर पाओगे या तो आपकी डेथ हो जाएगी अगर आपने किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करवाया तो। इसका एक और नाम है क्रोनिक किडनी फेलियर या CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज। आजकल इसे क्रोनिक किडनी डिजीज भी बोलते हैं। एग्जाम में चाहे क्रोनिक रीनल फेलियर आए या क्रोनिक किडनी डिजीज आए या क्रोनिक किडनी फेलियर आए, सारी चीजें सेम है। सबसे मोस्ट कॉमन जो इसका कॉम्प्लिकेशन है दैट इज एंड स्टेज रीनल डिजीज। एंड स्टेज रीनल डिजीज मीन्स होता है कि किडनी ऑलमोस्ट डेड हो चुकी है। साथ ही साथ अदर कॉम्प्लिकेशन क्या है, डेथ ऑफ द पर्सन। नेक्स्ट आ जाते हैं डेफिनेशन। क्रोनिक किडनी डिजीज को मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसको हम क्रोनिक किडनी फेलियर भी बोलते हैं। ग्रेजुअल मीन्स होता है डेवलपिंग, ठीक है, लॉस। सो यहाँ पे बताया हुआ है कि ऑल्सो कॉल्ड क्रोनिक किडनी फेलियर डिस्क्राइब्स द ग्रेजुअल लॉस, यानी कि डेवलपिंग द लॉस ऑफ द किडनी फंक्शन। तो जब किडनी ही अपने आप को अपने उसके सेल्स डैमेज हो रहे हैं तो क्या होगा, ग्रेजुअल यानी डेवलपिंग लॉस ऑफ द किडनी फंक्शन। किडनी अपना नॉर्मल फंक्शन जो कि उसका फिल्ट्रेशन होता है फंक्शन नहीं करा पाएगी। जब ये किडनी फेलियर जो है वो अपने बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच जाएगी तो ये आपके अदर बॉडी पार्ट्स को भी डेंजर में डाल देगी। क्यों? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लड की जितनी भी टॉक्सिसिटी होती है, जितना भी अननेसेसरी चीजें होती हैं, वो किडनी ही फिल्टर करती है और फिल्टर करने के बाद क्या करती है, यूरिन बनाती है और उस यूरिन को आउट कर देती है। अब जब अगर किडनी नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पा रही है तो वेस्ट मटेरियल और टॉक्सिसिटी ब्लड में बढ़ती चली जाएगी और वही टॉक्सिक ब्लड आपके अदर बॉडी पार्ट्स में जाएगा, जिसकी वजह से कुछ इस तरह की कंडीशन हो जाएंगी, लाइक इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाएगा, आपके अंदर वेस्ट मटेरियल बिल्डअप हो जाएगा, साथ ही साथ डेंजर लेवल ऑफ द फ्लूइड बढ़ जाएगा। क्यों हो जाएगा ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉजेस। तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन कॉज है डायबिटीज मेलाइटिस। तो डायबिटीज मेलाइटिस हम सभी जानते हैं कि ये एक तरह की कह सकते हैं कि डिजीज है जिसमें शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और आपको डायबिटीज हो जाती है। अब प्रॉब्लम क्या है डायबिटीज के साथ कि जिन लोगों की शुगर हमेशा हाई रहती है वो अपनी शुगर मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो उनका जो ग्लूकोज लेवल है वो हार्म करना स्टार्ट कर देता है। किडनी क्या करती है, आपकी रीनल क्या करती है कि वो सोचती है कि ग्लूकोज लेवल तो ब्लड में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो चलो जल्द से जल्द ग्लूकोज को बाहर निकाला जाए। तो जल्दी से जल्दी वो ग्लूकोज को बाहर निकालने के चक्कर में यूरिन बनाना स्टार्ट करती है। आपने सुना होगा कि डायबिटिक लोगों की पॉलीयूरिया, पॉलीडिस्पिया और पॉलीफेजिया ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। तो पॉलीयूरिया यानी कि बहुत बार बार यूरिन हो जाना, बार बार यूरिन पास करना, वो इसलिए क्योंकि बार बार किडनी फिल्टर करना स्टार्ट कर देती है और ग्लूकोज को ज्यादा से ज्यादा यूरिन बना के बाहर भेजना स्टार्ट कर देती है। जब किडनी पे इतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो उसके सेल्स डैमेज होने लगेंगे, सेल्स डैमेज होने लगेंगे तो किडनी फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मींस होता है इंक्रीज द बीपी, ठीक है। तो बीपी जब आपका इंक्रीज होगा तो बाकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो ना हो, किडनी के पास जो स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज होती हैं, यहाँ पे आपको मैं दिखा सकती हूँ, नेफ्रॉन के पास ये जो आपको पतली पतली ब्लड सप्लाई दिख रही हैं, ये आपकी कैपिलरीज होती हैं। मतलब ब्लड वेसल्स की से पतली जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स से पतली जो वेसल्स होती हैं उनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। तो जब हाइपरटेंशन हो जाएगा तो बीपी बहुत फास्ट मूव करेगा, ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाएगा तो ये कैपिलरीज डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। भाई ये इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएंगे और कैपिलरीज डैमेज हो जाएंगी। तो जब आपके रीनल की कैपिलरीज डैमेज हो जाएंगी तो आपका रीनल फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो आपको याद होगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी में मैंने आपको ग्लोमेरुलस को मेनली हाईलाइट किया था, ग्लोमेरुलस को। तो जो फर्स्ट पार्ट है नेफ्रॉन का, जहां पे सबसे पहले ब्लड आता है, जो सबसे पहले फिल्टर करना स्टार्ट कर देता है, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाएगा तो वो पार्ट ही डैमेज हो जाएगा। तो जब वो पार्ट डैमेज हो जाएगा तो सबसे पहले फिल्टर तो वही कर रहा था, तो एक मीडियम खत्म हो जाएगा, मीडियम नहीं बन पाएगा और आपकी किडनी धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका पाइलोनेफ्राइटिस।
पाइलो मीन्स होता है पेल्विस ऑफ द रीनल। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, दिखा भी दिया था कि ये जो ब्रॉड पोर्शन है इसको रीनल पेल्विस बोलते हैं। पाइलो मीन्स होता है पेल्विस। नेफ्राइटिस, इसमें आइटिस लगा है और इसमें भी आइटिस लगा है। आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन। नेफ्राई मीन्स होता है नेफ्रॉन, यानी कि इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन इनटू द नेफ्रॉन एंड पेल्विक एरिया ऑफ द रीनल। ठीक है, तो रीनल के पेल्विक इस ब्रॉड एरिया में और आपके नेफ्रॉन में जब इन्फेक्शन हो जाएगा दैट इज नोन एज पाइलोनेफ्राइटिस। तो अगर पाइलोनेफ्राइटिस होगा तो ऑब्वियसली पूरी किडनी में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिन डिजीज सच एज रीनल कैलकुलाई और ट्यूमर। ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी डिजीज वो डिजीज जो कि एक तरह की रुकावट पैदा कर रहा है, लाइक ऑब्स्ट्रक्शन बना रहा है और यूरिन को बाहर ही नहीं निकलने दे रहा। एग्जाम्पल ले लो रीनल कैलकुलाई। रीनल मीन्स होता है किडनी, कैलकुलस मीन्स होता है स्टोन। रीनल में अगर स्टोन हो जाएगा किडनी में तो वो आप इस तरह से देख सकते हो कि एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा और पाथवे को बंद कर देगा, जिसकी वजह से यूरिन फिल हो जाएगा। और यूरिन तो टॉक्सिक है, इन्फेक्टेड है, लाइक इन्फेक्टेड नहीं है, उसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो ज्यादा टाइम यूरिन अगर यहाँ पे फिल रहेगा तो आसपास की चीजों को क्या करने लगेगा, हार्म करने लगेगा। इस तरह से आपकी पूरी किडनी में क्या हो जाएगा, हार्मफुल टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। ट्यूमर अगर हो जाएगा तो ट्यूमर अपने में ही एक ऑब्स्ट्रक्शन का कॉज करेगा और सेम प्रॉब्लम होगी जो रीनल कैलकुलाई में हो रही है। नेक्स्ट है आपका पॉलीसिस्टिक डिजीज। पॉली मीन्स होता है बहुत ज्यादा, सिस्टिक मीन्स होता है गांठे, डिजीज मीन्स होता है डिजीज। ठीक है, तो किडनी में अगर बहुत सारी इस तरह की सिस्ट बन जाएंगे तो किडनी ऑलरेडी जो है क्या हो जाएगी, एक तरह का डिसफंक्शन करने लगेगी। नेक्स्ट है आपका वैस्कुलर डिजीज सच एज थ्रोम्बस, मतलब ब्लड वेसल्स की कोई डिजीज। फॉर एग्जांपल ले लो थ्रोम्बस फॉर्मेशन। थ्रोम्बस क्या होता है, एक तरह का थक्का, एक तरह की रुकावट, एक तरह का क्लॉट होता है जो कि आपके ब्लड वेसल्स में मूव कर सकता है। ठीक है, उसको हम थ्रोम्बस बोलते हैं। लेकिन वो जहां भी बन जाएगा वहां पे ब्लड सप्लाई को रोकने लगेगा। नॉर्मली ब्लड सप्लाई अगर आपकी किडनी में नहीं जाएगी तो किडनी में क्या हो जाएगा, सेलुलर डेथ होने लगेगी और किडनी फेल हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका इन्फेक्शन। तो ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा इन्फेक्शन क्रिएट होने से, बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड होने से सेलुलर डेथ होने लगती है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हो सीवियर यूटीआई। जब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएगा, बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाएगा तो आपकी पूरी किडनी को इन्फेक्टेड कर सकता है। नेक्स्ट है आपका मेडिकेशंस जिनकी टॉक्सिसिटी बढ़ रही है। एग्जाम्पल ले सकते हो कि किसी भी मेडिकेशन का कोई साइड इफेक्ट हुआ, एडवर्स इफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी बढ़ गई और प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पे कि आपकी किडनी डैमेज हो गई। नेक्स्ट आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो इटियोलॉजी दो मैंने पैथोफिजियोलॉजी रखी हुई है, आपको जो समझ में आए, जो ठीक लगे वो आप यूज कर सकते हैं। तो पहली वाली पैथोफिजियोलॉजी क्या बोल रही है कि हमेशा इटियोलॉजी यानी कि कॉजेस की वजह से क्या हो रहा है, कॉजेस में आप एक्यूट रीनल फेलियर भी डाल सकते हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी किडनी की जो सेल्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं। तो जब किडनी के सेल्स डैमेज होंगे तो किडनी अपना फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगी, तो क्या होगा, ग्लोम्युलस का जो सबसे पहले किडनी में फिल्ट्रेशन कर रहा था, मैंने आपको दिखाया था, ये रहा ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि इसका फिल्ट्रेशन रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। जब फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो जाएगा तो यूरिन नहीं बनेगा, यूरिन नहीं बनेगा तो आपकी मेटाबॉलिक यानी कि आपके सेलुलर एसिडिटी बढ़ जाएगी, एसिड का जो कंटेंट है, टॉक्सिसिटी है, वो बढ़ जाएगी। जब टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी तो दो तरह की कंडीशन आएंगी। एक कंडीशन जो किडनी को सेल्फ हार्म कर रही है, किडनी डैमेज हो रही है, और CKF का यानी क्रोनिक किडनी फेलियर की कंडीशन आ रही है। दूसरी जगह प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी, आपके वाइटल यानी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स भी डैमेज हो रहे हैं। एग्जाम्पल में ले लो आपका ब्रेन और हार्ट, दोनों ही डैमेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से सीवियर कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल शॉक, कोमा और डेथ। नेक्स्ट है आपकी पैथोफिजियोलॉजी दूसरी। तो इसमें भी इटियोलॉजी की वजह से क्या होगा कि रीनल फंक्शन डिक्रीज हो गया। डिक्रीज होने की वजह से ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हुआ, क्रोनिक किडनी फेलियर होने के चांसेस बढ़े और कंटिन्यूअस डैमेज होता रहा किडनी के अंदर। फिर क्या हुआ, किडनी ने अपना नॉर्मल फंक्शन डिक्रीज कर दिया, यानी कि ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज कर दिया। डिक्रीज करने की वजह से सेम चीज यहाँ पे आई, मेटाबॉलिक एसिडोसिस बढ़ गया, यानी कि वेस्ट मटेरियल
बढ़ गया। तो जब वेस्ट मटेरियल आपके ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा तो आपके आसपास आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। टॉक्सिसिटी आपकी किडनी को डैमेज कर देगी और साथ ही साथ आपके वाइटल ऑर्गन को भी डैमेज कर देगी। इसकी वजह से आपकी किडनी भी फेल हो जाएगी और आपके वाइटल ऑर्गन भी फेल हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले हम हेड से स्टार्ट करते हैं, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, ब्रेन से। तो जब टॉक्सिक ब्लड आपके ब्रेन में जाएगा, जब इन्फेक्टेड ब्लड आपके ब्रेन में जाएगा या टॉक्सिसिटी ज्यादा बढ़ जाएगी ब्रेन के अंदर, तो आपका ब्रेन अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा। पहले आपको फैटिक यानी थकान सी फील होगी, देन आपको हेडेक फील होगा, फिर आप सो नहीं पाओगे क्योंकि हेडेक सीवियर हो जाएगा, साथ ही साथ लेथार्जी, बहुत ज्यादा आपको डलनेस फील होगी एंड बाद में क्या होगा, आपको सीजर्स आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो क्यों रही है? हो इसलिए रही है क्योंकि ब्रेन को जो फ्रेश ब्लड चाहिए था वो उसको नहीं मिल पा रहा है। सीजर्स क्या होते हैं? ब्रेन के जो सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, पास होती हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस मीन्स होता है मैसेज जो आपकी बॉडी के थ्रू आपके ब्रेन में जा रहा है और आपके ब्रेन के थ्रू आपकी बॉडी में जा रहा है। पर ये मैसेज पहुंचा कौन रहा है? आपके न्यूरॉन्स, ठीक है। तो न्यूरॉन्स जब बहुत तेज ये मैसेज पहुंचाने लगते हैं तो सीजर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी झटके आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये भी है कि हाइपर एक्टिविटेशन ऑफ द न्यूरॉन्स हो जाता है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि न्यूरॉन को जितनी स्पीड से मैसेज देना चाहिए था उतनी स्पीड से ज्यादा वो मैसेज दे रहे हैं, मतलब ज्यादा स्पीड में मैसेज दे रहे हैं, और ये हो इसलिए रहा है क्योंकि उनके अंदर की ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके साथ साथ आप जब आपका ये प्रोसेस चल रहा होगा तो आप कंफ्यूज भी होगे और एट लास्ट आपको क्या होगा, डेंजर कंडीशन कब होगी? जब आप कोमा में जा सकते हो। जब ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा लिमिट से ज्यादा टॉक्सिक हो जाएगी तो आपके ब्रेन को सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाएगी और आप कोमा में चले जाओगे। नेक्स्ट आ जाता है ऑक्यूलर। ऑक्यूलर मीन्स होता है रिलेटेड टू आईज। तो आईज में क्या होगा? हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। हाइपर मीन्स होता है बहुत ज्यादा, हाइपरटेंसिव मीन्स होता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से रेटिना जो आपकी आई के अंदर आपके विजन का काम करती है, मतलब आपको अगर दिखाई दे रहा है तो वो रेटिना की वजह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। रेटिनोपैथी मीन्स हो जाएगा कि आपकी जो रेटिना है वो डैमेज हो जाएगी। अब इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। आपके आईज के अंदर पतली पतली कैपिलरीज होती हैं, क्योंकि मोटे वाले जो ब्लड वेसल्स हैं वो आपके आईज के डीप इनसाइड नहीं जा सकती। तो उसके लिए नेचर ने आपकी आईज के अंदर पतली पतली कैपिलरीज बनाई हैं जो कि आपके रेटिना को क्या कर रही हैं, ब्लड सप्लाई दे रही हैं। बहुत ज्यादा बीपी बढ़ने से, बहुत हाई बीपी रहने से आई की वो कैपिलरीज डैमेज हो जाती हैं। डैमेज होने की वजह से क्या होगा, आपकी रेटिना डैमेज हो जाएगी और आपको ब्लाइंडनेस जैसी कंडीशन फेस करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में सबसे पहले देखते हैं क्या है, यूरिमिक लंग। यूरिमिक लंग मीन्स होता है जब यूरिक एसिड बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। अब व्हाट इज दिस यूरिक एसिड? यूरिक एसिड एक तरह का वेस्ट मटेरियल है जो कि आपके ब्लड के अंदर नहीं रहता है, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, वो होता है यूरिक एसिड। अब भाई यूरिन तो बन नहीं रहा है तो यूरिक एसिड कैसे बाहर निकलेगा? तो जब यूरिक एसिड बाहर नहीं निकलेगा तो वो आपके ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज यूरिक एसिड या यूरिया इज नोन एज यूरिमिक, मतलब जिस ऑर्गन में भी वो यूरिक एसिड ज्यादा देखने को मिलेगा तो यूरिमिक वो ऑर्गन का नाम, लंग, यूरिमिक लीवर, यूरिमिक किडनी, आप कुछ भी बोल सकते हो जिस ऑर्गन में भी ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। तो यूरेमिक लंग की वजह से क्या होगा, जब बहुत ज्यादा यूरिया लंग्स के अंदर जाने लगेगा तो आपके लंग्स के सेल्स डैमेज होने लगेंगे। तो जब आपके लंग्स के सेल्स डैमेज होने लगेंगे तो उसके अंदर फ्लूइड बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके लंग्स की जो लेयर होती है, आउटर लेयर होती है जिसे हम प्लूरा बोलते हैं, वो सिंगल नहीं होती है, वो डबल होती है। विसरल प्लूरा और पराइटल प्लूरा नाम की दो लेयर होती हैं और दोनों के बीच में हल्का सा फ्लूइड होता है जिससे कि विसरल और पराइटल प्लूरा एक दूसरे से अटैच ना हो जाए। ये फ्लूइड इंक्रीज हो जाएगा और आपके विसरल और पराइटल प्लूरा के अंदर फ्लूइड भर जाएगा एक्सेसिव। क्यों? क्योंकि उनके सेल्स डैमेज हो रहे हैं।
और सेल्स डैमेज होने की वजह से पस फॉर्मेशन होगा, फ्लूइड इंक्रीज हो जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी, जिस वजह से जब आपके लंग्स के अंदर फ्लूइड भर जाएगा, जिस वजह से आपको अपनी पल्मोनरी यानी लंग्स कैसे दिखेंगे, एडेमेटस यानी सूजे हुए स्वेलिंग दिखेगी। इस कंडीशन को जब प्लूरल कैविटी में बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड फ्लूइड भर जाता है, उस कंडीशन को हम यूरेमिक प्लूराइटिस बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लूरा। आपके दोनों लेयर की जो सेल्स हैं वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप ब्रीथ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि लंग्स के अंदर की जो आपकी एल्वोलाइज होती हैं, छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से बाहर निकालते हैं और CO2 लेकर के आपके ब्लड में पहुंचा देते हैं। तो जब आपका लंग्स इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो आपके एल्वोलाइज भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होगी। साथ ही साथ आपको निमोनिया जैसी कंडीशन फेस करने को मिल सकती है। निमोनिया में होता क्या है, आपकी जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है एल्वोलाइज, उसके अंदर इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो जाता है। फिर आप कफिंग करने लगोगे क्योंकि आप ब्रीथ नहीं कर पा रहे हो। ये सारी कंडीशन आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है आपका एंटीक्यूमेट्री, मीन्स होता है स्किन। स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी ये देख लेते हैं। सबसे पहले स्किन पेल, यानी कि जो आपकी रेडिश पिंकिश स्किन होती है वो आपको येलोइश देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है आपका पिगमेंटेशन चेंजेस। पिगमेंटेशन चेंजेस मीन्स नॉर्मल स्किन अब आपकी नॉर्मल नहीं दिख रही है, कहीं ना कहीं ब्लड के थोड़े थोड़े स्पॉट आपको देखने को मिलेंगे। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पतली पतली कैपिलरीज हैं जो आपके अंडर द स्किन होती हैं, वो ड्यू टू दी हाइपरटेंशन, आपके ब्लड के कह सकते हैं बीपी इंक्रीज होने की वजह से वो डैमेज हो जाएंगे, और जहां जहां डैमेज होंगी वहां वहां आपको ब्लड के थोड़े थोड़े स्पॉट देखने को मिलेंगे। प्रूराइटिस मीन्स होता है ईचिंग, ठीक है। ये एक तरह की एलर्जिक रिएक्शन होता है, ईचिंग होता है, जो कि आपको आपकी स्किन पे मिलेगा। अब ये प्रूराइटिस आपको देखने को क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे जो एक प्रोटीन होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और उसकी इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, स्किन पे ईचिंग होती है। एक्चुअली जो सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है वो आपके एंटीबॉडीज को एक्टिवेट कराने में हेल्प करता है। तो जितना ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा, उतना ही ज्यादा आपका, जितनी ज्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ती जाएगी ब्लड में, उतना ही ज्यादा आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ता जाएगा। अब जब ये सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ जाएगा तो इतना ज्यादा इसको बढ़ना नहीं चाहिए था, लेकिन ये ब्लड की वजह से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और जब ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो आपको एज अ कह सकते हैं कॉम्प्लिकेशन, आपको ईचिंग होगी पूरी बॉडी में, और आप इतना ज्यादा ईच करोगे कि रैशेस पड़ जाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट है आपका इकाइमोसिस। तो इकाइमोसिस क्या है? इट इज अ डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। इट इज ड्यू टू दी ब्लीडिंग अंडर द स्किन। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ब्लीडिंग क्यों होगी। नेक्स्ट है आपका एक्सोरिएशंस। एक्सोरिएशंस मीन्स होता है रिपीटेड ईचिंग ड्यू टू दी प्यूराइटिस। बार बार खुजाना, इतना ज्यादा ईचिंग हो रही है कि आपको रैशेस पड़ जाएंगे। आप मतलब इतना ज्यादा ईचिंग आप खुजाओगे कि वहां पे आपके कट्स लग सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यूरेमिक फ्रॉस्ट। यूरेमिक फ्रॉस्ट एक तरह का कह सकते हैं क्लाउडी या कह सकते हैं फॉगी एरिया आपको दिखेगा आपके हैंड्स में, डैंड्रफ की तरह। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि स्किन में आप बहुत ज्यादा ईच कर रहे हो, साथ ही साथ जो स्किन की इंटीग्रिटी है, जो स्किन की जो मॉइस्चर है, वो ऑलरेडी आपका लॉस्ट हो चुका है, जिसकी वजह से ये इस तरह का आपको क्लाउडी एरिया दिख रहा है, डैंड्रफ एरिया आपको दिख रहा है। नेक्स्ट है आपका पेरिफेरल वैस्कुलर सिस्टम। वेसल्स की बात चल रही है, ब्लड वेसल्स की। यहाँ पे क्या हो रहा है? पैरास्थीसिया, मतलब यहाँ पे पेरिफेरल आसपास के एरिया की बात चल रही है। एग्जाम्पल ले लो, हैंड्स एंड लेग्स की बात चल रही है। पेरिफेरल मीन्स होता है सेंटर वाले एरिया को छोड़ के आसपास वाले एरिया की बात यहाँ पे चल रही है। इसमें आपका क्या हो रहा है? पेरिफेरल एरिया में वेसल्स में क्या हो रहा है? पैराथीसिया हो रहा है, यानी कि मसल वीकनेस हो रही है। नेक्स्ट है आपका मोटर वीकनेस। मोटर वीकनेस मीन्स होता है जब आप कोई काम करोगे तो आपके मसल्स उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग काम नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ उठाना है हैवी सा, बट आपके मसल के अंदर वीकनेस हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर भी टॉक्सिसिटी बढ़ गई है, और वो टॉक्सिसिटी आपके मसल्स में भी जा रही है
है ना, मसल्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है जिस हिसाब से मिलना चाहिए था। दैट्स वाई क्या हो रहा है, यहाँ पे मसल वीकनेस हो रही है। नेक्स्ट है आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हार्ट में क्या प्रॉब्लम होगी? देखिए बीपी तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो हाइपरटेंशन होगा। क्यों? इसका भी रीजन मैं आपको बता देती हूँ। जब किडनी आपकी फिल्टर नहीं कर पा रही है तो वो सोडियम लेवल को भी बाहर नहीं निकाल पा रही है। जब आपका सोडियम लेवल बाहर नहीं निकल रहा है तो वो एक तरह का बीपी इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर इसलिए भी हो सकता है क्योंकि कार्डियक पे बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है। साथ ही साथ जब आपके लंग्स के अंदर बहुत ज्यादा वाटर भर जाएगा तो आपका हार्ट भी वहीं पे होता है, लेफ्ट लंग के पास होता है, ठीक। तो आपका हार्ट कंप्रेस होगा, दबेगा लंग्स की वजह से, लंग्स के एडिमा की वजह से आपका हार्ट कंप्रेस होगा, जिसकी वजह से हार्ट फेल हो सकता है। हार्ट फेल इसलिए भी हो सकता है क्योंकि टॉक्सिसिटी इतनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, हार्ट के अंदर प्योर ब्लड ना जा करके, ऑक्सीजन प्रॉपर ना जा करके टॉक्सिक सब्सटेंस ज्यादा जा रहे हैं। इसके साथ साथ पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। पेरी मीन्स होता है आउटर, ठीक है। आउटर लेयर में इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो सकता है कार्डियक की। क्यों? क्योंकि आसपास जितना भी ब्लड है कार्डियक के वो भी आउटर लेयर को इन्फेक्टेड कर रहा है, और अंदर जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो भी ब्लड सप्लाई कर रही है आपके आउटर लेयर को, इनर लेयर को। तो आपके आउटर लेयर में क्या होगा? इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। प्लूरल इफ्यूजन मीन्स होता है कि लंग्स में पानी भर जाना। इसका रीजन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं एंडोक्राइन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। एमेनोरिया मीन्स होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट इसलिए हो जाएगी क्योंकि ओवरीज को सफिशिएंट गुड ब्लड नहीं मिल रहा है, बैड ब्लड मिल रहा है, जिसकी वजह से जो अंदर फॉलिकल्स होते हैं, जो अंदर का प्रोसेस होता है ओवरीज का, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। उसी की वजह से इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेक्सुअल डिसफंक्शन इसलिए होगा, डिसबैलेंस इसलिए होगा, डिस्टर्बेंस इसलिए होगा क्योंकि आपके सेक्स ऑर्गन को भी सफिशिएंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल रहा है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में क्या होगा? एनोरेक्सिया, यानी आपको भूख नहीं लगेगी। हम सभी जानते हैं कि हमारा ब्रेन, जब हमारे अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारा ब्रेन क्या करता है कि उस इन्फेक्शन को किल करने में बहुत ज्यादा फोकस करता है, और आपके जैसे डाइजेशन हो गया, जैसे आपका एनोरेक्स मतलब भूख लगना हो गया, हंगर हो गया, उसको थोड़ा सा डिप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से आपको एनोरेक्सिया होगा। नोजिया वॉमिटिंग इसलिए होगा क्योंकि टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब जीआई सिस्टम में, स्टमक में तो ऑलरेडी आपको क्या मिलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो स्टमक के पास तो दो दो चीजें हो गई, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑलरेडी उसके पास है, दूसरी उसके पास क्या है? टॉक्सिसिटी है। तो दोनों मिलके क्या करेंगे? डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब कर देंगे, जिसकी वजह से पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग फील होगा। उसी एसिडिटी या एसिड कंटेंट बढ़ने की वजह से क्या होगा? अल्सर निकल आएंगे पेट के अंदर, जिसको हमने स्पेशल नेम दे दिया है पैप्टिक अल्सर। इसके साथ साथ गैस्ट्राइटिस हो सकता है। गैस्ट्राइटिस में क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ दी आपका इसोफेगस, या आपका स्टमक, या आपका ड्यूडेनम, या आपका इंटेस्टाइन, इन सारे के इन्फ्लेमेशन को हम गैस्ट्राइटिस बोल सकते हैं। इस इन्फ्लेमेशन का रीजन क्या है? रीजन ये है कि टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, सेलुलर डेथ हो रही है, जिसकी वजह से अंदर इन्फ्लेमेशन हो रहा है। साथ ही साथ अगर किडनी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो आपके स्टमक में भी आ जाएगा और उसको भी इंजर्ड करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट है आपका हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर। एनीमिया हो जाएगा। तो एनीमिया क्यों हो जाएगा आपका? जब आपके ब्लड में इतनी टॉक्सिसिटी बढ़ गई है, आपके अंदर जो कह सकते हैं कि बोन मैरो है, बोन मैरो के अंदर प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ एरिथ्रोपोइटिन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईपीओ भी बोलते हैं। एरिथ्रोपोइटिन एक तरह का हार्मोन होता है जो कि आपकी किडनी के अंदर बनता है, और इसका मेन काम क्या होता है कि ये प्रमोट करता है आरबीसी के फॉर्मेशन को बोन मैरो के अंदर। ठीक है, आप समझ गए। एरिथ्रोपोइटिन एक तरह का हार्मोन है जो कि आपकी किडनी बनाती है, और वो हार्मोन आपके बोन मैरो यानी कि बोन के अंदर एक तरह का पोर्शन होता है। ये आपकी बोन हो गई, इतना पोर्शन होता है जिसके अंदर सारे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स बनते हैं। उस बोन मैरो के
एक्शन को या फंक्शन को कंप्लीट कराता है। तो जब एरिथ्रोपोएटिन किडनी से बन नहीं रहा है तो आपके बोन मैरो के जो आरबीसीज होंगे वो ठीक से नहीं बन पाएंगे, जिस वजह से आपको एनीमिया हो जाएगा। ब्लीडिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैपिलरीज डैमेज हो जाएंगी और इन्फेक्शन हो सकता है। अगर यूटीआई हुआ है तो इन्फेक्शन सीवियर हो सकता है। So this is all about anatomy physiology introduction, definition, causes, pathophysiology and clinical manifestations of the chronic renal failure. Next video में हम discuss करेंगे about the diagnostic evaluation stages, diagnostic evaluation, medical, surgical, nursing management, prevention and complications. अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। वीडियो अगर समझ आ रही है, कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है, कुछ भी आपको समझ आ रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।